हेलो बच्चा लोग, वेलकम टू बायोलॉजी भंडार। कल हम लोगों ने पढ़ा था कैरेक्टर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक, आज हम लोग को पढ़ना है सिस्टमैटिक्स, द लिविंग वर्ल्ड का चैप्टर का सेकेंड टॉपिक सिस्टमैटिक्स। तो सिस्टमैटिक्स क्या होता है? देखो, सिस्टमैटिक्स यानी कि ऑर्गेनिजम्स की स्टडी करना और फिर उनको क्लासिफाई करना, यानी कि जो भी ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टर सिमिलर होंगे उनको एक ग्रुप में रखना। अच्छा, क्लासिफिकेशन क्यों किया जाता है? क्लासिफिकेशन किया जाता है जिससे कि हमको ऑर्गेनिजम्स की स्टडी करने में क्या हो, आसानी हो। अगर हमको हर एक ऑर्गेनिज्म को अलग अलग पढ़ना होगा तो कितनी प्रॉब्लम होगी। लेकिन अगर हम लोग ऐसा कर लें कि जिन ऑर्गेनिजम्स के कैरेक्टर सेम हैं, यानी सिमिलैरिटी कुछ शो कर रहे हैं वो कैरेक्टर्स में, उनको हम एक ग्रुप में कर लें तो उससे क्या होती है, उनकी स्टडी इजी हो जाती है। तो आज हम लोग को क्या पढ़ना है? सिस्टमैटिक्स। सेकेंड टॉपिक है ये, द लिविंग वर्ल्ड का सिस्टमैटिक्स। तो सिस्टमैटिक्स क्या होता है? ऑर्गेनिजम्स की स्टडी करना और फिर उनको क्लासिफाई करना। तो सिस्टमैटिक्स को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? स्टडी ऑफ ऑर्गेनिजम्स एंड क्लासिफाइंग देम। यही क्या होती है? सिस्टमैटिक्स। ठीक, सिस्टमैटिक्स को हम क्लासिफिकेशन भी कहते हैं। अब देखो, बायोलॉजी में क्लासिफिकेशन 3 टाइप्स की होती है। सबसे पहला है आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन, सेकेंड वन इज नेचुरल क्लासिफिकेशन, एंड द थर्ड एंड द लास्ट इज फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन। ठीक, अब देखो इन तीनों में डिफरेंस जो है, यानी कि आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन, नेचुरल क्लासिफिकेशन और फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन में जो डिफरेंस आता है क्लासिफाई करने के तरीके पे, वो डिपेंड करता है कि हम कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर ले रहे हैं। ठीक, तो देखो आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन जो है, सबसे पहले ये जानो कि इसको सबसे पहले प्रपोज किसने किया था। इट वॉज फर्स्ट प्रपोज बाय प्लिनी एल्डर। एक साइंटिस्ट हैं जिन्होंने सबसे पहले क्या किया था, आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन के बारे में हम लोगों को बताया था। तो इन्होंने क्या किया था कि जब इन्होंने ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करना शुरू किया तो इन्होंने ऐसा नहीं है कि 2-3 कैरेक्टर्स की स्टडी की हो, ठीक है, इन्होंने बस एक कैरेक्टर उठाया और उसी के बेसिस पे क्या किया, ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड कर दिया। तो आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन में क्या था? क्लासिफिकेशन was based on only one character। ठीक, यानी कि एक कैरेक्टर कोई भी उठाया और उसी के बेसिस पे क्या किया, ऑर्गेनिजम्स को एक ग्रुप में रख दिया। एग्जाम्पल देखो क्या होता है इसका। सपोज करो अगर हम कैरेक्टर लेते हैं फ्लाइंग, यानी कि उड़ने का कैरेक्टर लेते हैं, ठीक है, जो ऑर्गेनिज्म फ्लाइंग की कैरेक्टर शो करेंगे, यानी कि जो भी केपेबल होंगे फ्लाई करने के इन द स्काई, वो क्या हो जाएंगे, एक ग्रुप में आ जाएंगे। तो अगर हम ये कैरेक्टर केवल स्टडी करते हैं, फ्लाइंग कैरेक्टर, तो क्या होगा इससे? इंसेक्ट, ये भी उड़ता है, बैट, चमगादड़, ये भी उड़ता है, और बर्ड, तीनों क्या करते हैं, फ्लाई करते हैं। लेकिन क्या तीनों सेम होते हैं? नहीं। लेकिन आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे सबसे पहले तो इसे किसने प्रपोज किया था? प्लिनी एल्डर ने। दूसरी पॉइंट क्या है इसमें, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो तुम लोग को समझना है, वो है कि इसमें जो क्लासिफिकेशन किया जाता था वो केवल एक कैरेक्टर के बेसिस पे किया जाता था। तो अगर हम क्या करें, केवल फ्लाइंग कैरेक्टर की बात करें, तो उस हिसाब से इंसेक्ट, बैट और बर्ड तीनों क्या आएंगे, एक ही ग्रुप में आएंगे। लेकिन ये क्लासिफिकेशन सही नहीं। तो जब आगे साइंटिस्ट ने और स्टडी की तो उन्होंने देखा कि आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन जो है वो परफेक्ट नहीं है। तो आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन को क्या किया गया, डिस्कार्ड कर दिया गया, यानी कि आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन को फिर कंसीडर नहीं किया जाता था, उतनी उसको इंपॉर्टेंस नहीं दी गई। अब देखो आर्टिफिशियल तो हम लोगों ने पढ़ लिया। आर्टिफिशियल को किसने प्रपोज किया था? सबसे पहले प्लिनी एल्डर ने। इसमें क्या था, इसमें केवल एक कैरेक्टर को कंसीडर किया जाता था। ठीक, एग्जाम्पल में क्या था, इंसेक्ट, बैट एंड बर्ड। किसके बेसिस पे, किस कैरेक्टर के बेसिस पे तीनों को क्लासिफाई किया गया था? ऑन द बेसिस ऑफ फ्लाइंग कैरेक्टर। यानी कि देखा गया कि इंसेक्ट भी उड़ता है, बैट भी उड़ता है, बर्ड भी उड़ता है।
तो क्या करो, तीनों को एक ही कैटेगरी में रख दो। लेकिन ये तीनों क्या है, अलग अलग कैटेगरी को बिलोंग करते हैं। ठीक, तो जब साइंटिस्ट ने आगे और स्टडी की तो उन्होंने क्या किया, आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन को डिस्कार्ड कर दिया। यानी कि उन्होंने कहा कि आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन जो है वो उतना परफेक्ट नहीं है, तो अब उसके बारे में स्टडी नहीं की जाएगी। उसके बाद से आया नेचुरल क्लासिफिकेशन। नेचुरल क्लासिफिकेशन में क्या था कि एक के जगह पे मतलब एक से अधिक कैरेक्टर्स को बेसिस माना जाता था या एक से अधिक कैरेक्टर को कंसिडर किया जाता था किन्हीं भी ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करने के लिए। तो नेचुरल क्लासिफिकेशन में क्या था, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ मोर देन वन कैरेक्टर। ठीक, यहां पे हम बात करेंगे इंसेक्ट, बैट और बर्ड की। ठीक, अब देखो, इंसेक्ट में वर्टिब्रल कॉलम नहीं प्रेजेंट होता है। ठीक, मेमोरी ग्लैंड की बात करें तो मेमोरी ग्लैंड बर्ड्स में नहीं प्रेजेंट होता है। मेमोरी ग्लैंड इज एब्सेंट इन बर्ड। ठीक, इंसेक्ट में भी नहीं। तो अब ये क्या हुआ, ये अलग अलग कैटेगरी में आ गए। लेकिन इफ वी टॉक अबाउट बैट, तो बैट में वर्टिब्रल कॉलम भी प्रेजेंट है और मेमोरी ग्लैंड भी क्या है, प्रेजेंट है। मेमोरी ग्लैंड भी प्रेजेंट है और वर्टिब्रल कॉलम भी प्रेजेंट है। तो ये क्या होंगे, ये तीनों अलग अलग कैटेगरी में आ जाएंगे। लेकिन अगर हम आर्टिफिशियल की बात करें, आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन की, तो इसमें क्या हो रहा था कि तीनों एक ही कैटेगरी में आ रहे थे। क्यों? क्योंकि सिर्फ एक कैरेक्टर कंसिडर किया जा रहा था, वो भी क्या था, फ्लाइंग कैरेक्टर। लेकिन नेचुरल क्लासिफिकेशन में क्या हो रहा है, वर्टिब्रल कॉलम, मेमोरी ग्लैंड, दो कैरेक्टर्स लिए गए। ठीक, जिसकी वजह से, जिसके बेसिस पे जब हमने स्टडी की इन ऑर्गेनिज्म की, तो ये तीनों क्या हो रहे हैं, अलग अलग कैटेगरी में आ रहे हैं। तो नेचुरल क्लासिफिकेशन को सही माना गया। फिर आ जाओ फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन। इसको सबसे पहले प्रपोज किया था प्रैंटल एंड एंगलर ने। इन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था डी नेचर लाइकेन पी फ्लैंजेल फैमिली। इन्होंने इस बुक में फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन के बारे में सब कुछ अच्छे से डिस्क्राइब किया था। तो फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन में क्या होता है कि उनका डेवलपमेंट कैसे हुआ, यानी कि उनका जो इवोल्यूशनरी स्टडी होता है, यानी कि उनका इवोल्यूशन कैसे हुआ है, उस बेसिस पे ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई किया जाता है। तो फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन में किस बेसिस पे क्लासिफाई किया जाता था, ऑन द बेसिस ऑफ इवोल्यूशनरी हिस्ट्री। और फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन को परफेक्ट माना गया था, एकदम इसको एकदम परफेक्ट माना गया। ठीक, तो ये हो गया क्लासिफिकेशन सिस्टमैटिक, यानी क्लासिफिकेशन क्या होता है, स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म और एंड क्लासिफाइंग देम, यानी कि ऑर्गेनिजम्स की स्टडी करना और फिर उनको क्लासिफाई करना उनके कैरेक्टर्स के बेसिस पे। तो क्लासिफिकेशन में कितने टाइप के थे, 3 टाइप के, आर्टिफिशियल, नेचुरल एंड फाइलोजेनेटिक। आर्टिफिशियल को किसने प्रपोज किया था, प्लिनी एल्डर ने। इन्होंने क्या बताया था, इनके अकॉर्डिंग, आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग, कि हम ऑर्गेनिजम्स को केवल एक कैरेक्टर के बेसिस पे भी क्या करते हैं, क्लासिफाई करेंगे। ठीक, तो इन्होंने क्या किया कि फ्लाइंग कैरेक्टर के बेसिस पे इंसेक्ट, बैट और बर्ड तीनों को एक ही कैटेगरी में रख दिया। लेकिन आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन उतना परफेक्ट नहीं था, जिसकी वजह से इसको क्या किया गया, डिस्कार्ड कर दिया गया। फिर आ गया नेचुरल क्लासिफिकेशन। इसमें एक से अधिक कैरेक्टर को कंसिडर किया जाता था। तो इन्होंने क्या किया, वर्टिब्रल कॉलम और मेमोरी ग्लैंड के बेसिस पे इंसेक्ट, बर्ड और बैट को क्लासिफाई किया, जिसकी वजह से ये तीनों क्या हुए, अलग अलग कैटेगरी में आए। फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन, इसको प्रपोज किया था प्रैंटल एंड एंगलर ने। ठीक, इन्होंने एक बुक लिखी थी डी नेचर लाइकेन पी फ्लैंजेल फैमिली, ये उनकी बुक का नाम है, ये अच्छे से याद कर लेना।
और इन्होंने किस बेसिस पे क्लासिफाई किया था कि ऑर्गेनिजम्स की जो इवोल्यूशनरी हिस्ट्री होती थी, यानी कि उनका इवोल्यूशन कैसा है, उनकी फाइलोजेनी कैसी है, उसके बेसिस पे ये क्या करते थे, ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करते थे और फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन को परफेक्ट माना गया था। ठीक, अब हम लोगों को पढ़ना है 3 डोमेन लाइफ। अब देखो क्लासिफिकेशन हमने पढ़ लिया, अब पढ़ना है 3 डोमेन लाइफ। क्या पढ़ना है? 3 डोमेन लाइफ। ये भी एक क्लासिफिकेशन था, 3 डोमेन लाइफ। ठीक, 3 डोमेन लाइफ या 3 डोमेन सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन भी कह सकते हो। इसको किसने दिया था? एक साइंटिस्ट थे, कार्ल रूस। क्या नाम था उनका? देखो साइंटिस्ट का नाम अच्छे से याद रखा करो। एक साइंटिस्ट थे कार्ल रूस, इन्होंने 1981 में 3 डोमेन लाइफ या 3 डोमेन क्लासिफिकेशन दिया था, प्रपोज किया था। तो इन्होंने क्या किया था कि ऑर्गेनिजम्स को इन्होंने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया था। कौन कौन सी कैटेगरी थी वो? यू बैक्टीरिया सबसे पहला था, यू बैक्टीरिया डोमेन, आर्की डोमेन, और थर्ड था यू कैरियर डोमेन। अब देखो हुआ क्या था इसके अंदर, क्लासिफिकेशन इन्होंने किया क्या। ठीक, यू बैक्टीरिया में जो भी ऑर्गेनिजम्स प्रोकैरियोट्स थे, ठीक, जो भी ऑर्गेनिज्म प्रोकैरियोट्स थे उसको इन्होंने किस में रखा था? यू बैक्टीरिया में। तो इसके कैरेक्टर देख लो क्या क्या थे, इसमें सारे प्रोकैरियोट्स रखे गए थे। ठीक, इनमें सेल वॉल या इनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती थी। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अभी याद करने का तरीका भी बता दिया जाएगा। इनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो थी वो एब्सेंट होती थी। इनकी जो सेल मेम्ब्रेन होती थी वो बनी होती थी ऑफ फैटी एसिड्स, और जो इनकी सेल वॉल होती थी वो बनी होती थी ऑफ पेप्टिडो ग्लाइकॉन। इनमें 70S राइबोसोम प्रेजेंट होता था, 70S राइबोसोम। ये कैरेक्टर थे यू बैक्टीरिया के। अब देखो याद करने का तरीका देखो क्या है। प्रोकैरियोट, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल के बारे में लोगों को डिफरेंस पता होगा तुम लोगों को, ठीक। तो प्रोकैरियोट्स जो थे इनमें, अब देखो प्रोकैरियोट्स जो होते हैं उनमें कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल या मेम्ब्रेन्स एब्सेंट होती है, ठीक है। तो इससे तुम लोग याद कर सकते हो कि अच्छा इसमें प्रोकैरियोट्स है तो इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होगी, ऑब्वियस सी बात है कि एब्सेंट होगी। अब देखो ये जो कॉम्पोजिशन है सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल का, ये तुमको याद करना होगा। सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो किसकी बनी होती है, फैटी एसिड की। सेल वॉल जो होती है वो बनी होती है पेप्टिडोग्लाइकॉन की। और इसमें कौन सा राइबोसोम प्रेजेंट होता है, 70S राइबोसोम। इसका एग्जाम्पल क्या है, इसका एग्जाम्पल यहाँ पे लिख दे रही हूँ। इसका एग्जाम्पल है माइकोप्लाज्मा। इसका एग्जाम्पल क्या होगा, माइकोप्लाज्मा। अब आ जाओ आर्की में। आर्की में भी प्रोकैरियोट्स रखे गए थे, लेकिन ऐसा माना जाता है, ऐसा कहा गया है कि जो आर्की बैक्टीरिया थे या जो आर्की डोमेन के ऑर्गेनिज्म थे वो पहले ऑर्गेनिज्म थे जो कि अर्थ पे ओरिजिनेट किए थे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को, ठीक। तो क्या है, सपोर्टेड, कैसे लिख लो, फर्स्ट primitive organism supported living on earth, supported living on earth। इनमें भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होती है, एब्सेंट होती है।
होगी, एब्सेंट होगी। और ये जो होते हैं ये एक्सट्रीम कंडीशंस में पाए जाते हैं, यानी कि जहाँ पे बहुत ज्यादा गर्मी हो, बहुत ज्यादा ठंडी हो, या बहुत वहां पे मीथेन गैस हो, तो ये क्या होंगे, दे एग्जिस्ट इन एक्सट्रीम कंडीशन या फाउंड इन एक्सट्रीम कंडीशन, दोनों एक ही बात होती है, फाउंड इन एक्सट्रीम कंडीशन। इसमें क्या क्या है, मिथेनोजेंस एंड हेलोफाइल्स। इसका एग्जांपल क्या है, मिथेनोजेंस एंड हेलोफाइल्स। अब देखो, अब हम लोग को पढ़ना है यूकैरिया डोमेन, ये है लास्ट डोमेन, ठीक है। यूकैरिया यानी कि यूकैरिया से यहाँ पे तुम लोग याद रख सकते हो यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक यानी कि अगर सपोज करो एग्जाम में तुमको कैरेक्टर नहीं याद आ रहा है, याद करके गए हो लेकिन भूल गए हो, याद नहीं आ रहा है, तो यूकैरियोटिक सेल के जो कैरेक्टर्स होते हैं वो तुम इसमें लिख दोगे अगर, तो कुछ नंबर तुम लोग को मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन ये सिर्फ तब के लिए है जब कैरेक्टर याद नहीं आ रहा हो, ये नहीं कि इसके बेसिस पे अब छोड़ दो तुम लोग। तो इसमें देखो होता क्या है, यूकैरिया डोमेन में सारे यूकैरियोट्स यानी कि जितने भी यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं वो क्या किए गए थे, इसमें प्लेस किए गए थे, ठीक। यूकैरियोट्स इसमें प्लेस किए गए थे। अब इनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट। यहाँ पे क्या था, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट था, यहाँ पे क्या था, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट था, लेकिन यहाँ पे क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट, ठीक। अब सेल वॉल की हम बात करते हैं, सेल मेम्ब्रेन तो प्रेजेंट रहेगा ही, सेल वॉल की जब हम बात करते हैं तो सेल वॉल के केस में क्या होता है कि यूकैरिया डोमेन में जो प्लांट सेल होंगे उनमें तो सेल वॉल प्रेजेंट होगी, लेकिन जो एनिमल सेल्स होंगे, एनिमल सेल्स, इनमें सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती है, ठीक। अब देखो सेल वॉल सेलुलोज की भी बनी होती है, यहाँ पे क्या था, पेप्टिडोग्लाइकॉन का बना था, ठीक। तो यहाँ पे सेल वॉल के केस में क्या होगा, प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट होगी लेकिन एनिमल सेल में सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होगी। इनका जो जेनेटिक मटेरियल होता है, जेनेटिक मटेरियल वो होता है डीएनए, विच इज मेड ऑफ हिस्टोन प्रोटीन, ठीक। तो ये हो गया पूरी यूकैरिया की कहानी। तो आज हम लोग, ठीक, अब देखो यू बैक्टीरिया पढ़ लिया, आर्की पढ़ लिया, यूकैरिया पढ़ लिया। तो कार्ल लुईस, तो 3 डोमेन लाइफ क्या था, एक साइंटिस्ट थे कार्ल लुईस, जिन्होंने 1981 में 3 डोमेन लाइफ क्लासिफिकेशन बताया था, प्रपोज किया था, फाउंड किया था। इन्होंने क्या किया था, ऑर्गेनिजम्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया था। कौन कौन से, यू बैक्टीरिया, आर्की एंड यूकैरिया, ठीक। यू बैक्टीरिया में क्या थे, सारे प्रोकैरियोट्स रखे गए थे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट था, सेल मेम्ब्रेन फैटी एसिड की बनी थी, सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकॉन की थी और 70S राइबोसोम इसमें प्रेजेंट था। इसका एग्जांपल क्या होगा, माइकोप्लाज्मा। अब आ जाओ आर्की डोमेन में, ये फर्स्ट प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म माने जाते हैं जिन्होंने अर्थ पे क्या की थी, लाइफ सपोर्ट की थी, ठीक। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इनमें भी एब्सेंट होगा और ये एक्सट्रीम कंडीशंस में पाए जाते हैं। देखो इनकी जो सेल वॉल होती है, इनकी जो सेल वॉल होती है वो बनी होती है ब्रांच हाइड्रोकार्बन सीरीज, ब्रांच हाइड्रोकार्बन सीरीज, ठीक। यहाँ पे सेल वॉल किसकी थी, पेप्टिडोग्लाइकॉन की, यहाँ किसकी है, ब्रांच हाइड्रोकार्बन सीरीज की है, ठीक। इसका एग्जांपल होगा मिथेनोजेंस एंड हेलोफाइल्स, ये एक्सट्रीम कंडीशन में पाए जाते हैं। फिर आता है यूकैरिया डोमेन, यूकैरिया से तुम लोग याद रख सकते हो यूकैरियोटिक, यानी कि इसमें सारे क्या थे, यूकैरियोट्स प्लेस किए गए थे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगा, सेल वॉल की जब हम बात करेंगे तो वो केवल प्लांट सेल में प्रेजेंट होगा, एनिमल सेल में सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होगा। जेनेटिक मटेरियल जो है वो डीएनए होगा और हिस्टोन प्रोटीन का बना होगा। तो आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, क्लासिफिकेशन पढ़ा, 3 टाइप के क्लासिफिकेशन होते हैं, आर्टिफिशियल, नेचुरल एंड फाइलोजेनेटिक। फिर हमने पढ़ा 3 डोमेन क्लासिफिकेशन, ये क्या था, कार्ल लुईस एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1981 में प्रपोज किया था और इन्होंने भी ऑर्गेनिज्म को क्या किया था, 3 बेसिस में डिवाइड किया गया था, 3 कैटेगरी में डिवाइड किया था, यू बैक्टीरिया, आर्की एंड यूकैरिया।
थैंक यू। अगर क्लास अच्छी लगी हो प्लीज वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो ज्यादा से ज्यादा। और अगर किसी और टॉपिक पे तुम लोग को वीडियोस चाहिए तो प्लीज उसको कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना। नोट्स की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दी गई है। थैंक यू क्लास।